अमात्य ने जब उस मृत व्यक्ति के चेहरे से चादर हटाई तो उनके होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो मृत व्यक्ति उनका ही एक गुप्तचर था जो पिछले कुछ दिनों से गायब था। उस गुप्तचर का मुंह सिला हुआ था ताकि वो कुछ बोल न सके। अमात्य को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा करते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, ये चुनौती बहुत महंगी पड़ने वाली है तुम्हें। जिस दिन मेरे हाथ तुम्हारे विरुद्ध एक भी सबूत लगा तो ये अमात्य तुम्हें पूरे नगर के सामने फांसी पे लटका के ही दम लेगा। उन्होंने उस गुप्तचर के मृत शव को एक नजर देखा तो उन्हें लगा जैसे ये उन्हें उनकी हार का एहसास करा रहा हो। उन्होंने पास खड़े सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, जाओ इस शव को दफना दो। सैनिकों ने उस शव को उठाया और वहां से चले गए। अमात्य भी वापस अपने कार्यालय की तरफ लौट गए। उन्होंने अपने कार्यालय में कदम रखा और जैसे ही लिखने की दरख्त के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक सूचना पत्र रखा हुआ था। यह सूचना पत्र भी ठीक पिछले सूचना पत्रों जैसा ही था। अमात्य के चेहरे पे क्रोध और चिंता के मिश्रित भाव उभर आए थे। उन्होंने तुरंत वो पत्र अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, शुक्र मनाइए अमात्य कि आज आप बच गए, परंतु ध्यान रहे आज उस स्थान पर माल केतु भी हो सकता था। अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो कल माल केतु स्वयं महाराज के सामने जा खड़ा होगा। ये मेरा आखिरी पत्र है। गुंबद की पताका बदलने को मैं आपकी हामी समझूंगा। और ध्यान रहे मंत्री शक्तार की रिहाई भी आज अंतिम प्रहर तक हो जानी चाहिए। तुम उन्हें मगध की सीमा के बाहर दक्षिण में जो जंगल है वहां पे छोड़ोगे। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अमात्य ने गुस्से में पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लकड़ी के उस दरख्त पे मुष्टि प्रहार किया। उनके तीव्र प्रहार से उस दरख्त के 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने कक्ष में रखे सामान को इधर उधर फेंक दिया। अमात्य बड़बड़ाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर मेरी इतनी चिंता है तो धमकी भरे पत्र क्यों भेज रहा है? डरपोक, सामने आकर बात क्यों नहीं करता? उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सेवक! उनकी आवाज पर कोई भी नहीं आया। उन्होंने 2-3 आवाज लगाई लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। वो गुस्से में द्वार की तरफ बड़बड़ाते हुए बढ़े, सबके सब निकम्मे हो गए हैं, निठल्ले, कामचोर। तभी एक सेवक भागा भागा आया और उनके सामने हाजिर होते हुए बोला, आज्ञा करे महामंत्री जी। अमात्य गुस्से में थे ही उनका सारा गुस्सा उस सेवक पर निकल गया। कहां मर गए थे तुम लोग? किस कार्य के लिए रखा गया है तुम लोगों को महल में? बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़ते हो यहाँ? हाथ से सभी सेवकों को बदल दिया जाएगा। कोई भी कार्य कुशल नहीं है, सभी कामचोर है, निठल्ले हैं सबके सब। जितना हो सकता था अमात्य ने अपनी भड़ास उस सेवक पर निकाल दी। वो सेवक चुपचाप अमात्य की डांट सुनता रहा। अमात्य के चुप होने पर सेवक ने धीरे से कहा, क्षमा करें अमात्य, वो हम सभी कार्यालय के दूसरे हिस्से की सफाई में व्यस्त थे। अमात्य ऊंची आवाज में बोले, जाओ और जाकर पूर्व में जो गुंबद है उसमें सफेद रंग की पताका लहरा दो। सेवक ने उनकी आज्ञा मानी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही श्वेतबाहु और शंभुनाथ ने देखा गुंबद की पताका बदल चुकी है। ये देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि अमात्य अब झुक गए हैं। अब उन्हें आस थी तो बस मंत्री शक्तार के रिहा होने की। इधर ज्वाला के आश्रम में सुकन्या अन्य कन्याओं के साथ तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास कर रही थी। अन्य दिनों की तुलना में आज वो पूरे मनोयोग से अपने प्रशिक्षण पे ध्यान दे रही थी। वो एक एक करके सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त करती जा रही थी। उसका पराक्रम और कुशलता देख ज्वाला और अश्विनी भी हैरान थे। अश्विनी बोली, सुकन्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ज्वाला अभी भी सुकन्या को एकटक देखे ही जा रही थी। साथ ही साथ वो किसी गहन सोच में डूबी हुई थी। ज्वाला को देख अश्विनी ने स्वर ऊंचा करते हुए दोबारा कहा, सुकन्या के बारे में तुमने अब क्या सोचा है ज्वाला? विषकन्या बनने के आखिरी पड़ाव का इस पर परीक्षण किया जाए। अश्विनी के शब्द कान में पड़ते ही ज्वाला मानो अपने ख्यालों से बाहर आई और ना में सर हिला दिया। अश्विनी बोली, फिर तुम क्या सोच रही हो? ज्वाला ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, मैं नहीं चाहती कि जहां पर मैं हार गई वहां पर यह भी हार जाए।
और झूठी चुनौती से इसका मनोबल टूटे। इसे हमने छोटी चुनौती तो दी है, लेकिन कभी बड़ी और असली चुनौती नहीं दी। अब इसका सामना असली दुश्मनों से कराया जाएगा। अगर ये जीतती है तो इसका मनोबल बढ़ेगा, और हारती है तो स्वयं को कभी विषकन्या बनने के योग्य नहीं समझेगी। अश्विनी हैरान होकर बोली, असली दुश्मन? तुम्हारा तात्पर्य क्या है ज्वाला? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ज्वाला बोली, मैं बस उसे विषकन्या बनने के आखिरी पड़ाव का वास्तविक अनुभव करवाना चाहती हूँ। छोटी चुनौती जीतकर तो वो विषकन्या बन सकती है, लेकिन असली चुनौती का सामना वो कैसे करेगी, इस पर संदेह तब तक रहेगा जब तक उसका सामना वास्तविकता से नहीं हो जाएगा। अश्विनी की समझ से अभी भी बाहर था कि ज्वाला किस वास्तविक दुश्मन की बातें कर रही है। वो सुकन्या की तरफ देखने लगी, जो कि पूरे जोश के साथ तलवारबाजी के अभ्यास में लगी हुई थी। इधर तक्षशिला में आचार्य गजानन अपने कक्ष में बैठे थे। तभी पब्बत और वीरसेन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। दोनों ने उनका अभिवादन किया। पब्बत बोला, आचार्य, तो क्या निर्णय लिया है आपने? राजहंस से सूचना कैसे प्राप्त की जाए? गजानन गंभीर होते हुए बोले, अब एक ही अंतिम उपाय है। अगर हमें सत्य जानना है तो राजहंस का अपहरण करना होगा। वो वापस तक्षशिला में प्रवेश नहीं करना चाहिए। साम दाम दंड भेद जिस नीति का उपयोग करना है करो, लेकिन हमें उससे सत्य जानना है। उनका निर्णय सुन पब्बत और वीरसेन हैरान थे। दोनों ने उत्सुकतावश एक दूसरे की ओर देखा और फिर गजानन की ओर। गजानन बोले, सोच क्या रहे हो? यही एक उपाय है। अब गजानन की बात से सहमत होता हुआ पब्बत बोला, जी आचार्य, हम राजहंस को ऐसी जगह कैद करेंगे कि वो दोबारा तक्षशिला में प्रवेश नहीं कर पाएगा। रही उससे सत्य निकलवाने की बात, तो उसका जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए। गजानन बोले, ठीक है, तुम दोनों प्रस्थान करो। मैं तब तक उसके खिलाफ कुलपति महोदय से बात करता हूं। आज्ञा मिलते ही दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। वहीं गजानन भी कुछ सोच कुलपति महोदय के कार्यालय की तरफ बढ़ गए। कुलपति महोदय आंख मूंद कर बैठे थे और किसी विषय पर गहन चिंतन में थे। गजानन ने उन्हें गहन चिंतन में देखकर कहा, महोदय, राजहंस के बारे में विचार कर रहे हैं क्या? गजानन की आवाज सुनते कुलपति ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आइए आचार्य गजानन, बताइए, क्या कार्य आन पड़ा? गजानन ने कुलपति के मन में चल रही उथल पुथल को भांपने की कोशिश करते हुए कहा, महोदय, अगर आप किसी बात को लेकर चिंतन में हैं, तो मैं बाद में आता हूं। कुलपति मुस्कुराते हुए बोले, नहीं आचार्य गजानन, मैं तो बस आचार्य चाणक्य के बारे में सोच रहा था। इतने दिनों से उनकी कोई सूचना नहीं आई। आशा करता हूं कि वो सकुशल होंगे। गजानन मन ही मन बोले, अब उनकी सूचना आएगी भी नहीं। उनका शव कहीं पत्थरों के बीच दफन हो चुका होगा। वो कुलपति के सामने बैठ गए और बनावटी अंदाज में बोले, आचार्य चाणक्य की सूचना ना आना चिंता की बात तो है, परंतु आपको ज्ञात ही है कि आचार्य सभी मुसीबतों से बच निकलते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। आप उनकी चिंता छोड़ें और गुरुकुल की चिंता करें। कुलपति आश्चर्य से बोले, गुरुकुल की चिंता? वो क्यों आचार्य? गजानन बोले, महोदय, राजहंस के बारे में आपको विचार करना ही होगा। अगर वो अभी तक सूचना देने नहीं आया है, तो अवश्य ही उसके मन में कहीं खोट है। कहीं गुरुकुल पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। इतना बोल वो कुलपति के चेहरे को देखने लगे। कुलपति भी असमंजस में थे। उन्होंने इतना दूर नहीं सोचा था कि राजहंस की सूचना न देने से गुरुकुल पर कोई खतरा भी आ सकता है। तभी द्वार पर से एक जानी पहचानी आवाज आई। किस खतरे की बात कर रहे हैं आचार्य गजानन? आवाज सुनते ही गजानन ने मुड़कर द्वार की तरफ देखा तो आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां आचार्य चाणक्य खड़े थे। गजानन हैरान होकर खुद से बोले, चाणक्य जिंदा है? कैसे?
चाणक्य जिंदा कैसे हो सकते हैं? चाणक्य कुलपति के पास पहुंचे और उनका अभिवादन करने के बाद उन्होंने कुलपति का हालचाल पूछा। कुलपति ने पूछा, आपकी यात्रा कैसी रही आचार्य चाणक्य? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, हमारी यात्रा मंगल रही कुलपति महोदय। कुछ छोटी मोटी विपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उन्हें खत्म कर दिया। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु अभी किस बात पर चर्चा हो रही है? कौन सा खतरा मंडरा रहा है तक्षशिला पर? कुलपति बोले, हम राजहंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। आचार्य गजानन को संदेह है कि राजहंस गुरुकुल के विरुद्ध किसी गतिविधि में संलिप्त है। फिर उन्होंने राजहंस के मगध जाने और तक्षशिला वापस लौटकर उन्हें कुछ भी सूचना न देने की कहानी बताई। चाणक्य सोचते हुए मन ही मन बोले, राजहंस का कुलपति को सूचना न देना तो समझ आता है, परंतु आचार्य गजानन उसके विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि उन्हें ज्ञात हो गया हो कि वो मुझसे मिला हुआ है। अब इस संदेह की वजह तो ज्ञात करनी ही होगी। उसके बाद चाणक्य गजानन को संबोधित करते हुए बोले, राजहंस तो आपका ही सेवक है ना? आपको स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो इन गतिविधियों में संलिप्त कैसे हुआ। राजहंस की विश्वसनीयता पर प्रश्न करना तो आपकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाता है आचार्य गजानन। चाणक्य के आने से गजानन का दाव उन पर ही भारी पड़ने लगा था। वो अकेले होते तो कुलपति को राजहंस के खिलाफ कर दिया होता। चाणक्य को सामने देख गजानन मन ही मन झुंझुला उठे। वो चाणक्य की बात का जवाब देते हुए बोले, माना राजहंस मेरा सेवक है, लेकिन मुझसे पहले उसका दायित्व तक्षशिला के प्रति होना चाहिए, और अगर वो तक्षशिला के विरुद्ध है तो मेरे विरुद्ध भी। क्या मैंने कुछ गलत कहा आचार्य? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए नामे सर हिलाया, और इससे पहले कि वो इस बात की तह तक जाते, गजानन ने वहां से जाना ही उचित समझा। वो कुलपति की ओर हाथ जोड़कर बोले, महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी कक्षा का समय हो चुका है। क्या हम इस विषय पर बाद में चर्चा कर सकते हैं? कुलपति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन चाणक्य को गजानन की बेचैनी समझ आ रही थी। उन्होंने अभी चुप रहना ही उचित समझा। आज्ञा मिलते ही गजानन वहां से बाहर निकल गए। इधर मगध में सेनापति भुजंग महाराज की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर वापस राजमहल लौट चुके थे। राजमहल लौटकर उन्हें अमात्य से पूरी घटना पता चली और उन्होंने शक्तार को रिहा करना ही उचित समझा। अमात्य सेनापति भुजंग के साथ कैद में गए, जहां शक्तार को बंदी बनाया गया था। शक्तार एक चादर ओढ़े आराम से चौड़े पत्थर पर लेटे अपने मृत्यु दंड के दिन गिन रहे थे। उनके पैरों और हाथों में मोटी मोटी लोहे की बेड़ियां बंधी हुई थी। अमात्य ने उस कैद खाने का द्वार खोला। शक्तार द्वार खुलने की आवाज सुनकर भी नहीं उठे। अमात्य गुस्से में अंदर आए और बोले, शक्तार उठो, तुम्हारी रिहाई हो चुकी है। शक्तार ने चादर के अंदर से ही हंसते हुए कहा, मेरी रिहाई? अब कौन सी चाल चल रहे हो अमात्य? मुझे मृत्यु दंड तो मिल चुका है, अब कौन सा दंड दिलवाना चाहते हो? अमात्य ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने भुजंग से कहा, सेनापति, बेड़ियां खोल दो इनकी। सेनापति आगे बढ़े। उन्होंने शक्तार के ऊपर से चादर खींचकर फेंक दी और बेड़ियां खोलने लगे। शक्तार मुस्कुराते हुए बोले, सेनापति, आज चादर के टुकड़े नहीं करोगे या फिर तलवार की धार कुंद पड़ गई? सेनापति उनकी बेड़ियां खोल खड़े होते हुए गुस्से में बोले, महामंत्री जी, आज्ञा दें तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। शक्तार हंसते हुए बोले, भूलो मत सेनापति, मैं मगध का दोषी हूं और मुझे मृत्यु दंड की सजा महाराज से मिल चुकी है। अगर मगध के दोषी को तुमने अपने स्वार्थ के लिए दंड दिया तो सजा तुम्हें भी हो सकती है, और तुम ऐसा कदापि नहीं चाहोगे। अमात्य सेनापति की तरफ देखते हुए बोले, इन्हें निकालो यहां से और चलो मेरे साथ। सेनापति ने मंत्री शक्तार को पकड़ा और अपने साथ अमात्य के पीछे पीछे लेकर जाने लगे। शक्तार के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था।
उन्हें तो ज्ञात भी नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। वो हैरान होकर बोला, अमात्य, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अब मेरे द्वारा कौन सा हित साधना चाहते हैं। कहीं मुझे महाराज की अनुपस्थिति में फांसी देकर खुद को मगध का मसीहा घोषित तो नहीं करना चाहते, या फिर मगध का नया सम्राट। अमात्य रुके और पीछे मुड़कर गुस्से में शक्तार की तरफ देखा। उन्होंने उनकी आंख में आंखें डालते हुए कहा, मंत्री शक्तार, जितना उपहास उड़ाना है उड़ा लो। यह तुम्हारे और तुम्हारे हितैषियों के आसमान में पर फैलाने का समय है। फैला लो, परंतु जिस दिन मुझे मौका मिलेगा ना, उस दिन तुम सबके पर भी काटूंगा और पैर भी। इतना बोल वो वापस मुड़े और एक गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ गए। वहीं शक्तार ने मन ही मन सोचते हुए कहा, लगता है इस बार अमात्य के विरुद्ध मंत्री शंभुनाथ की चाल सफल हो ही गई। इसीलिए अमात्य इतने बौखलाए हुए हैं। अमात्य भुजंग और शक्तार के साथ एक गुप्त रास्ते से चुपचाप महल से बाहर निकल गए थे। कुछ ही देर में वे सभी मगध की सीमा के निकट पहुंच चुके थे। अमात्य ने उन्हें मगध की सीमा से बाहर छोड़ा और बोले, अपने शुभचिंतक से कह देना कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब वो भी अपना वादा पूरा करे। ये बोल वो वापस मगध के राजमहल की तरफ पलटे। अमात्य भुजंग से बोले, तुम्हारे सैनिक यहीं है ना? भुजंग बोले, हाँ, वो शक्तार के थोड़ा आगे बढ़ने पर सही मौका पाते ही उसका पीछा शुरू कर देंगे। अमात्य बोले, हालांकि हमने शक्तार को रिहा तो कर दिया है, लेकिन जब तक मालकेतु हमारे हाथ नहीं आ जाता तब तक खतरा टला नहीं है। मैंने महाराज के आसपास अपने सैनिकों को मुस्तैद रहने को कहा है और यह आदेश दे दिया है कि यदि मालकेतु वहां दिखाई दे तो चाहे जो हो, उसे मौत के घाट उतार देना। भुजंग ने उनकी बात पर अपनी सहमति जताई। वो दोनों कुछ कदम चले ही थे कि तभी एक सैनिक वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। वो हांफता हुआ बोला, महामंत्री जी, मालकेतु। मालकेतु का नाम सुनते ही अमात्य तुरंत बोले, क्या हुआ मालकेतु को? कहाँ है मालकेतु? सैनिक बोला, मालकेतु का शव तो वही दफन है महामंत्री जी, जहां हम गुप्तचर को दफन करने गए थे। अमात्य हैरान होकर बोले, क्या? मालकेतु का शव? मालकेतु मर चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? विस्तार से बताओ, क्या देखा तुम लोगों ने? सैनिक बोला, महामंत्री जी, हम गुप्तचर के शव को दफनाने के लिए ढीली मिट्टी देख वहां खोदने लगे। वहीं हमें मालकेतु का गड़ा हुआ शव मिला। शव मिलते ही हम आपको ये बात बताने के लिए दौड़ पड़े। उसकी बात सुन अमात्य गरजे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सैनिक बोला, क्षमा महामंत्री जी, सबूत के लिए तो आपको खुद वहां तक चलकर उस शव को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो शव काफी सड़ चुका है। लेकिन हाँ, वो शव उन्हीं वस्त्रों में जिनमें आखिरी बार मालकेतु को देखा गया था। ये सुनकर अमात्य के चेहरे पे हैरानी और क्रोध के मिश्रित भाव थे। तभी भुजंग तपाक से बोले, महामंत्री जी, शव की शिनाख्त तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी मंत्री शक्तार को रोकना आवश्यक है। अमात्य ने सहमति में अपना सर हिला दिया। उनका इशारा पाते ही भुजंग बोले, सैनिकों, बाहर निकलो और शक्तार को बंदी बना लो। इधर सीमा पे खड़े शक्तार ये सुनकर हैरान थे। तभी सेनापति के इशारे पे वहां छुपे हुए सैनिकों ने शक्तार को घेर लिया। उन्हें देख शक्तार घबरा गए। आखिर एक ही पल में उनकी रिहाई का सपना जो टूट चुका था